वर्ष 1947 में 1 रुपये की वैल्यू 1 यूएस डॉलर के बराबर थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे डॉलर के सापेक्ष रुपये की कीमत गिरती गई। दोस्तों, आपने कई बार सुना होगा लोगों को ऐसा कहते हुए, तो सबसे पहले तो इसी बात की जांच कर लेते हैं। दोस्तों, आज़ादी के समय यानी 1947 में 1 रुपये बराबर 1 डॉलर होने की बात में अलग अलग मत हैं। जैसे कि उस समय भारत ब्रिटिश रूल के अंदर शासित था, इसलिए रुपये की तुलना डॉलर से नहीं बल्कि पाउंड से होती थी और 1 पाउंड के बराबर 13.37 रुपये थे। तो इस हिसाब से देखा जाए तो यूएस डॉलर की वैल्यू 1947 में 4.16 होने चाहिए। जबकि कुछ अर्थशास्त्रियों का ये मत है कि चूंकि 1947 में मुद्राओं या करेंसीज की तुलना का कोई स्टैंडर्ड मैट्रिक सिस्टम नहीं था, इसलिए सभी करेंसीज की वैल्यू बराबर थी। अब क्योंकि उस समय तक सारे व्यापार सोने के मूल्य के आधार पर होते थे। वैसे एक तथ्य ये भी है कि किसी भी आधिकारिक रिकॉर्ड में ऐसा कहीं भी पता नहीं चलता कि कभी यूएस डॉलर 1 रुपये के बराबर थे। खैर, वैसे तो डॉलर के सामने रुपए के लगातार गिरते रहने के पीछे बहुत से कारण हैं, जैसे 1966 का वित्तीय संकट, क्योंकि यही वो समय था जब भारत को पाकिस्तान और चीन के साथ युद्ध का सामना करना पड़ा था। इसके अलावा भारत के राजनीतिक नेतृत्व में पंडित नेहरू के बाद हुए बार बार परिवर्तन का भी योगदान है। साथ ही 1991 का वित्तीय संकट भी है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यही वो दौर था जब देश में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हो रहे थे। ऐसे और भी कई कारण हैं जिनकी वजह से आज भी रुपए की वैल्यू डॉलर या किसी दूसरी मुद्रा के सामने लगातार गिरती जा रही है। तो चलिए जानते हैं वे सारे तथ्य और गणित जो ये तय करते हैं कि डॉलर या किसी विदेशी मुद्रा के समक्ष रुपए की कीमत कैसी होगी, और साथ ही रुपए की मजबूती को बढ़ाने के लिए हम यानी आम नागरिक क्या क्या कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल सरल भाषा में। तो नमस्कार दोस्तों, मैं लक्ष्मीकांत दानी आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल नो विद एल के दानी में स्वागत करता हूँ। तो चलिए आज के टॉपिक को समझते हैं। दोस्तों, बड़ा ही सीधा और आसान सा तथ्य है डिमांड और सप्लाई का, जिसे मांग और आपूर्ति भी कहा जाता है। मतलब कोई भी चीज़ जितनी ज़्यादा होगी उसकी वैल्यू उतनी कम, और कोई भी चीज़ जितनी कम होगी उसकी वैल्यू उतनी ज़्यादा। अब इसका संबंध मुद्राओं या करेंसीज के साथ कैसे है? तो दोस्तों, भारत के पास जितना कम डॉलर या कोई और विदेशी मुद्रा वो कम होगी तो उसका मूल्य उतना ज़्यादा बढ़ेगा। क्योंकि देखिए, भारत हो या कोई भी और देश, वो अपने ज़रूरत की वस्तुएँ या तो खुद बनाते हैं या उन्हें विदेशों से आयात करते हैं। और यह भी एक तथ्य है कि हर देश किसी दूसरे देश या देशों से कुछ ना कुछ जरूर आयात करता है। मतलब कि कोई भी देश पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं है। खैर, यदि आप विदेशों से आयात करते हैं तो आपको उसका भुगतान या तो उसी देश की मुद्रा में या फिर वैश्विक मुद्रा डॉलर या यूरो में चुकाना होगा। अब डॉलर या यूरो ने कैसे अपनी पहचान वैश्विक मुद्रा के रूप में बनाई, ये भी बड़ा ही रोचक है, जिसके बारे में हम अलग से एक वीडियो में चर्चा करेंगे। नाउ कम बैक टू द टॉपिक। तो प्रश्न ये उठता है कि विदेशों से खरीदारी करने के लिए विदेशी मुद्रा कहाँ से लाएं? तो दोस्तों, हमारे देश में डॉलर या विदेशी मुद्रा कुछ विशेष माध्यमों से आती है। तो चलिए जानते हैं वो क्या क्या माध्यम है। दोस्तों, जब हम देश में बनी या उपजी वस्तुओं को विदेशों में निर्यात करते हैं तो उनके भुगतान के रूप में हमें विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। तो भारत से निर्यात किए जाने वाले सामानों में मुख्य रूप से पेट्रोलियम उत्पाद जैसे कि नेफ्था, हाई सल्फर गैस और रत्न और आभूषण और इंजीनियरिंग गुड्स, रेडीमेड कपड़े, फार्मास्यूटिकल के उत्पाद, कार्बनिक रसायन जैसे सामानों का निर्यात किया जाता है। तो इन माध्यमों से भी हमको विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। दोस्तों, विदेशों की कंपनियां जब देश में अपना कोई कारोबार लगाती हैं या विदेशी निवेशक जब हमारे देश के उद्योग या शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो उससे भी हमें विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। जैसे कि आपने अभी हाल ही में देखा सुना होगा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के जियो प्लेटफॉर्म में लगभग 13 बड़ी विदेशी कंपनियों ने निवेश किया है, जिसमें मुख्य रूप से फेसबुक, इंटेल, सऊदी अरब के पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड जैसी कंपनियां रही हैं। दोस्तों, आप सभी को ये बात पता होगी कि भारतीय लगभग हर देश में बसे हुए हैं। वे विदेशों में जाकर अपनी सेवाएं देते हैं और अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा अपने परिवार वालों के पास यानी भारत भेजते हैं। तो इस प्रकार से भी हमारे देश का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ता है। और विश्व बैंक का हवाला देते हुए इकोनॉमिक टाइम्स ने भी अपने लेख में बताया है कि वित्त वर्ष 2018-19 में प्रवासी भारतीयों ने लगभग 79 अरब डॉलर भारत में भेजे हैं और पूरी दुनिया में अपने देश में पैसे भेजने वालों में भारतीय पहले स्थान पर हैं। तो दोस्तों, इन सभी माध्यमों से आने वाली विदेशी मुद्राओं के भंडार को हमें अपने खर्चों और जरूरी वस्तुओं के आयात के लिए सुरक्षित रखना पड़ता है, जिसे विदेशी मुद्रा भंडार भी कहते हैं। और वर्तमान में भारत का यह भंडार लगभग अरब डॉलर तक पहुंच गया है। साथ ही भारत विदेशी मुद्रा या फॉरेक्स रिजर्व के मामले में विश्व में 5वें स्थान पर आता है। तो दोस्तों, जैसा मैंने बताया, ये फॉरेक्स रिजर्व का उपयोग हमें जरूरी सामानों जैसे कच्चा तेल, सोना, टेलीकम्युनिकेशन के उपकरण, चिकित्सा के उपकरण,
तेल जैसी चीज़ों को खरीदने के लिए करना पड़ता है, जिससे मुख्य रूप से कच्चा तेल और सोना है। और अगर किसी वजह से ये फॉरेक्स रिजर्व खत्म हो जाएगा तो हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी, क्योंकि कच्चे तेल और सोना के बिना हमारी सारी अर्थव्यवस्था ठप पड़ जाएगी। इसलिए दोस्तों, हमें अपने आयात यानी विदेशों से खरीदे जाने वाले सामान पर खर्च और निर्यात यानी विदेशों को बेचे जाने वाले सामान पर फायदे के बिल में एक बैलेंस बनाना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर ये बैलेंस बिगड़ता है तब हमारे यहाँ विदेशी मुद्रा की कमी हो जाती है, जिसे करेंट अकाउंट डेफिसिट या चालू वित्तीय घाटा कहते हैं। अब ये कैसे होता है? अगर निर्यात से कम पैसे मिलें और आयात में ज़्यादा पैसे खर्च हों तब ये वित्तीय घाटा होता है। वहीं अगर निर्यात से ज़्यादा पैसे मिलें और आयात करने के लिए कम खर्च करना पड़े तो ये वित्तीय मुनाफा या फ़ायदा होता है। और फिलहाल करंट अकाउंट सरप्लस में जर्मनी, चाइना और जापान जैसे देश हैं, क्योंकि ये देश ज़्यादातर सामान या तो खुद ही प्रोड्यूस कर लेते हैं या फिर इनका निर्यात ज़्यादा होता है। वहीं अगर करंट अकाउंट डेफिसिट की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और इंडिया जैसे देश हैं जो अब भी अपनी ज़रूरतों के लिए दूसरे देशों पर ज़्यादा निर्भर हैं। अब ऐसा कैसे है, ये भी एक शोध का विषय है, और अगर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताएंगे तो मैं एक और वीडियो इस पर भी बना दूंगा। अब सबसे बड़ा या यक्ष प्रश्न ये है कि ऐसा क्या किया जाए कि विदेशी मुद्राओं की तुलना में हमारा रुपया मजबूत हो सके। अब ये थोड़ा कठिन ज़रूर है, पर असंभव तो बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए देखते हैं वो कौन कौन से कदम हैं जिन्हें लेकर हम अपने करंट अकाउंट डेफिसिट को कम कर सकते हैं, फॉरेक्स रिजर्व को बढ़ा सकते हैं और अंततः हमारे रुपये को मजबूत बना सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे देश को अपना निर्यात बढ़ाना चाहिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा विदेशी मुद्रा की प्राप्ति हो। साथ ही नए नए विकल्पों की खोज भी होनी चाहिए, जिससे कि दूसरे देशों को निर्यात किया जा सके। और मेरे विचार से भारत के विशेष मौसम और पर्यावरण के कारण यहाँ पर बहुत किस्म के उत्पाद जैसे मसाले, फूल, सब्जियाँ, ड्राई फ्रूट्स, अचार जैसी चीज़ों में संभावनाएं खोजनी चाहिए। इसके अलावा हीरे के निर्यात में भारत नंबर 1 पर है। साथ ही साथ कार निर्माण के क्षेत्र में भी भारत पूरे विश्व में चौथे स्थान पर आता है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पूरे विश्व में कच्चे तेल से ज़्यादा तो कारें आयात और निर्यात की जाती हैं। भले ही कार निर्माण के क्षेत्र में भारत पूरे विश्व में चौथे स्थान पर आता है, पर अगर कारों के निर्यात की बात की जाए तो ये छठे स्थान पर है और सालाना लगभग 5.99 अरब डॉलर का निर्यात करता है, जबकि जर्मनी 154 अरब डॉलर के साथ कार निर्यातक देशों में सबसे पहले स्थान पर है। अब दोस्तों, जिस देश में BMW, मर्सिडीज, ऑडी, पोर्श जैसी कार कंपनियां हों तो उस देश की अर्थव्यवस्था को क्या नुकसान हो सकता है। और ये सारा डाटा द ऑब्जर्वेटरी ऑफ इकोनॉमिक्स कॉम्प्लेक्सिटी के रिपोर्ट के आधार पर है। दोस्तों, विदेशों में बनने वाले 80 पैसे की ड्रिंक यहाँ 15 से 20 रुपये में बेची जाती है। विदेशी कंपनियों के खाद्य और पेय पदार्थों के आउटलेट्स यहाँ पर महंगे में सामान बेच के और उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने देश भेज के उसे मजबूत बना रहे होते हैं और हम बड़े स्वैग से उनका प्रयोग करते हैं। अब आप कहेंगे कि इससे देश को रोजगार का नुकसान हो जाएगा, FDI नहीं होगा। तो भाई, पार्ले, ब्रिटानिया, फ्रूटी, रसना, लिम्का जैसी कंपनियाँ भी तो हैं जिनका प्रोडक्ट देश ही नहीं विदेशों में भी बड़ा पसंद किया जाता है। और रही बात रोजगार की, तो क्या ये कंपनियां रोजगार नहीं देती होंगी? क्या इनका प्रोडक्शन से लेकर के सेल्स तक का सारा प्रोसेस मशीनें ही करती होंगी? अब आप जरा MDH वाले अमर दादाजी के बारे में सोचिए। बंटवारे के समय पाकिस्तान के सियालकोट से अपना जमा जमाया मसालों का व्यवसाय छोड़ दिया और भारत आ गए। चक्की में मसाले पीस पीस कर आज इतना बड़ा ब्रांड बना दिया है MDH को कि उसकी वैल्यू 1500 करोड़ से ज़्यादा की हो गई है। दोस्तों, ये तो पूरी तरह से सत्य है कि विश्व की अर्थव्यवस्था तेल पर ही टिकी हुई है और अगर तेल की कीमतों में जरा भी परिवर्तन होता है तो महंगाई का एक चैन रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है और इसे पूरी तरह से रिप्लेस करना थोड़ा मुश्किल है। पर हाँ, ये असंभव भी नहीं है। विभिन्न वैज्ञानिक अनुसंधानों और वैज्ञानिक तरक्की की वजह से आज हम आत्मविश्वास के साथ कह सकते हैं कि तेल का विकल्प हो सकता है। क्या विकल्प हो सकता है? इस क्षेत्र में तेल की जगह बायोडीजल, हाइड्रोजन, प्राकृतिक गैस, एथेनॉल, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह ले सकते हैं। और विश्व के कुछ देश जैसे USA, ब्राज़ील, चीन ये तेल का सब्स्टिट्यूट तलाशने और उस पर अमल करने वालों में अग्रणी देश बने हुए हैं। तो फिर हम क्यों नहीं? अगर हम तेल पर टिकी हमारी अर्थव्यवस्था को बदलने की कोशिश में सफल हो गए तो विदेशी मुद्रा का एक बहुत बड़ा हिस्सा हम बचा लेंगे और इसके लिए हमें उन विकल्पों पर सघन और त्वरित विचार करते हुए उन्हें अपनाना चाहिए। दोस्तों, सोना से लगाव काफ़ी पुराना है और भारतीयों का सोने के प्रति प्रेम तो अद्भुत है। दोस्तों, विवाह या पर्व त्योहारों पर सोने की मांग में अप्रत्याशित वृद्धि देखी जाती है। द इकोनॉमिक टाइम्स के रिपोर्ट के अनुसार 2019 के अप्रैल से नवंबर की अवधि के लिए सोने के आयात में कमी होने पर व्यापारिक घाटा 106.84 अरब डॉलर था, जबकि एक साल पहले ही यानी 2018-19 में ये घाटा
133.74 अरब डॉलर था। तो दोस्तों भारत में सोने की मांग को पूरा करने के लिए हर साल 800 से 900 टन सोने का आयात किया जाता है और लगभग 33 अरब डॉलर इसके लिए खर्च करने पड़ते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि सोने के कारण व्यापारिक घाटे में कितना परिवर्तन आ सकता है। ओवरऑल मोटे तौर पे अगर कहें तो रुपए को मजबूती देने के लिए विदेशी निवेश को बढ़ाना होगा, विदेशी निवेशकों के लिए अनुकूल माहौल का निर्माण करना होगा, अपनी फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में यथोचित बदलाव करने होंगे, अफसरशाही पर लगाम लगानी होगी ताकि विदेशी निवेशक भारत में कंपनीज लगाने के लिए आकर्षित हो सकें। इसके साथ साथ मेड इन इंडिया का बढ़ावा देना होगा और ये हमने सफलतापूर्वक एक बार कर लिया है गांधी बाबू के नेतृत्व में। तो वो जोश फिर से दिखाना होगा, मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना होगा, क्योंकि प्रोडक्शन जितना बढ़ेगा एक्सपोर्ट उतना अधिक होगा। आपके लिए जानकर हैरानी होगी कि फार्मास्यूटिकल्स के फील्ड में हम आज ही पूरी दुनिया को डोमिनेट करते हैं। कंप्यूटर साइंस और टेक्नोलॉजी में, एग्रीकल्चर में बहुत स्ट्रेंथ है जो कि वर्ल्ड इकोनॉमी को डोमिनेट कर सकता है। अंत में दोस्तों ऑप्शंस तो बहुत है दोस्तों, एक्शंस कितने लिए जाएंगे यही देखने वाली बात है। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए और ऐसे ही रोचक और ज्ञान से भरे टॉपिक्स वाले वीडियोस देखने के लिए नीचे दिख रहे सब्सक्राइब वाले बटन को दबाकर बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि इस चैनल पर आने वाले नए वीडियोस की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।